हेलो बच्चों, आई होप सब बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने अपने परिवार के साथ और सब बच्चे कर रहे होंगे अपने इकोनॉमिक्स की जमकर तैयारी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। चैप्टर वाइज सारा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस हमसे पूछ सकता है और साथ में करेंगे क्विक रिवीजन उन सारे ही टॉपिक्स का। तो आप इस पूरी वीडियो को एंड तक मेरे साथ ध्यान से देखना। सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो है बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, जिसमें एक टॉपिक है लीकेजेस एंड इंजेक्शन, जिसपे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लीकेजेस एंड इंजेक्शन ये जो टॉपिक है ये वैसे एक सब टॉपिक है हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर से। तो आइए उसके बारे में एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि लीकेजेस क्या हैं या इंजेक्शंस क्या हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो आपने पढ़ रखा होगा, जो हमारे कोर्स के अंदर 2 सेक्टर का है बेसिकली। एक है हाउस होल्ड्स, एक है फर्म्स। तो हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में ये तो हमें पता है कि किस तरह से मनी का फ्लो चलता रहता है। अब उस मनी के फ्लो में से कभी कभी पैसा बाहर चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं लीकेज, और कभी कभी उस फ्लो के अंदर पैसा वापस से आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शंस। अब हाउस होल्ड जो होते हैं, जब भी वो पैसा सेव करते हैं यानी कि बचत करते हैं, तो वो एक तरह से लीकेज माना जाता है, क्योंकि वो उन्होंने फ्लो में से पैसा बाहर निकाल लिया। या इसी तरह जब भी हाउस होल्ड अपना कोई टैक्स पे करते हैं सरकार को, तो वो भी एक लीकेज होता है, क्योंकि एक तरह से उनका पैसा फ्लो से फिर से बाहर चला गया। और अगर हाउस होल्ड्स विदेश से कोई सामान खरीदते हैं यानी कि इंपोर्ट्स करते हैं, तो फिर से वो पैसा बाहर चला जाता है, क्योंकि वो पैसा उन्हें बाहर पे करना पड़ता है। तो लीकेजेस जो होते हैं वो हमारे 3 तरह के बन सकते हैं, जिसमें फ्लो से पैसा बाहर चला जाए। कौन कौन सा? जब हाउस होल्ड्स करें सेविंग्स, या हाउस होल्ड्स टैक्स पे करें, या फिर हाउस होल्ड्स इंपोर्ट्स करने के लिए पैसे पे करें। अब इसी का उल्टा होता है इंजेक्शंस, यानी कि फ्लो में पैसा आता कब है। तो अगर हम देखें, जब कोई भी फर्म नया निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वापस से हमारे इस फ्लो में पैसा आ जाता है। या फिर अगर सरकार कोई खर्चे करती है, तो फिर वापस से हमारे फ्लो में पैसा आ जाता है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हालांकि हमारे 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक 1 नंबर के सेफ्टी मार्जिन के लिए पता होना चाहिए, बाय चांस पूछ ले तो। और तीसरा तरीका है एक्सपोर्ट्स का। जब हमारे फर्म्स विदेशों में सामान बेचते हैं, तो फिर वहां से उन्हें पैसा मिलता है, यानी कि एक्सपोर्ट करने से हमारे पास पैसा आ जाता है। तो ये 3 चीजों को हम बोल सकते हैं इंजेक्शंस। तो एक छोटा सा पॉइंट है चैप्टर 1 में जो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर फ्लो के अंदर लीकेज क्या है और इंजेक्शन क्या है। इसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में बच्चों 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, इन दोनों को आप हमेशा कंपैरेटिव व्यू के साथ पढ़ना। सिटीजनशिप या रेसिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट, ये भी एक डिफरेंस के रूप में आ सकता है, पता होना चाहिए। इसके अलावा गुड्स, यानी कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, जिन्हें फाइनल एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, और उसी के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एनएफआईए का भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इन 4 टॉपिक्स को देखते हैं कि ये क्या है, उस पर थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेंगे आपके साथ। पहला टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ रखा होगा, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि जो बेसिक भारत का नक्शा आप देख रहे हैं वो तो हमारी टेरिटरी है ही। अब इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं बस, जिनका आपको मेन विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि अगर हमारी इंडियन एम्बेसी कहीं पर भी विदेश में स्थापित है, जैसे मान लेते हैं यहां पर या मान लेते हैं यहां पर, तो वो पोर्शन भी हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी काउंट होता है। अब ध्यान रखना, हम सिर्फ इंडियन एम्बेसी बोल रहे हैं, हम इंडियन कंपनी नहीं बोल रहे हैं। तो इंडियन एम्बेसी जो होती है वो ही सिर्फ हमारी टेरिटरी मानी जाती है। इसी तरह अगर कोई विदेशी एम्बेसी हमारे देश में है, मान लेते हैं यूएस एम्बेसी, या कोई यूएन का ऑफिस है हमारे देश के अंदर, तो इन सब चीजों को हमारी टेरिटरी नहीं काउंट किया जाएगा। हाँ, अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो वो बिल्कुल हमारी टेरिटरी है। मान लेते हैं कोई यूके की कंपनी है भारत में, तो वो हमारी ही टेरिटरी के अंदर मानी जाएगी। तो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में ये मेन चीज पता होनी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है रेसिडेंट का। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेसिडेंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में रहता है, वहीं कमाता है, या मेनली अपना सारा खर्चा भी वहीं करता है, और वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं रेसिडेंट। तो जैसे यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रखा है कि ये व्यक्ति है, ये भारत में रहता है, यहीं सेव कर रहा है, यहीं खर्च कर रहा है, तो हम इसको कह देंगे कि ये हमारा रेसिडेंट है। इसी तरह मान लेते हैं कोई कंपनी है, वो भी यहीं पर पैसा कमा रही है, यहीं पे खर्चा कर रही है, तो ये कंपनी भी हमारी ही रेसिडेंट मानी जाएगी। इसी तरह मान लेते हैं ये व्यक्ति, ये अपनी सारी इकोनॉमिक गतिविधियां भारत में कर रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये हमारा ही
रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिकली ये, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी टेरिटरी में कर रहा है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई कर रहा है, वो एक नॉर्मल रेसिडेंट है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कोई कंपनी हो। लेकिन रेसिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। रेसिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, आर्थिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट एक लीगल कॉन्सेप्ट है। हर देश के अपने एक लीगल रूल्स होते हैं जिसके तहत उस देश की सिटीजनशिप मिलती है। जैसे भारत में मान लेते हैं कोई बच्चा भारत में पैदा हुआ तो उसको बाय डिफॉल्ट भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति या कोई बच्चा विदेश में पैदा हुआ लेकिन वो भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करे और भारत के रूल्स को अगर वो पालन कर ले, फॉलो कर ले, तो उसको भारत की सिटीजनशिप भी मिल सकती है। तो सिटीजनशिप होना इस बात का लेकिन प्रमाण नहीं है कि आप वहां के रेसिडेंट है। रेसिडेंट हमेशा आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, यानी जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करे उस देश में, लेकिन सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इसका बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए अक्षय कुमार, आप सब बच्चे जानते होंगे। तो अक्षय कुमार साहब जो है वो भारत के रेसिडेंट है, क्योंकि भारत में कमाते हैं, भारत में टैक्स पे करते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन उनके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है, वो कनाडा की सिटीजनशिप अभी उनके पास है। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि कोई व्यक्ति इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इंडिया का सिटीजन भी हो सकता है वो सिटीजन किसी और कंट्री का हो। तो रेसिडेंट अलग होता है और सिटीजन अलग होता है। इसके बाद है अगला कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फाइनल गुड्स या फाइनल एक्सपेंडिचर। तो फाइनल गुड्स जो होते हैं उनको बच्चों दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यानी कि अगर आप एक ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं, और आप अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उसे कहा जाएगा फाइनल गुड। हालांकि उसको स्पेसिफिकली कहा जाता है कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर आप कोई निवेशक हैं, यानी कि फर्म है, और आप कोई सामान खरीद रहे हैं निवेश करने के लिए, जैसे मुकेश अंबानी साहब अपनी फैक्ट्री के लिए मशीन खरीद लें, तो उसको भी कहा जाएगा कैपिटल गुड या फाइनल गुड। तो कैपिटल गुड यानी कि निवेश के लिए, कंज्यूमर गुड यानी कि जो ग्राहक खरीदता है अपने कंजम्पशन के लिए, और दोनों जो होते हैं वो फाइनल गुड्स माने जाते हैं। अब फाइनल गुड्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स से अलग होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स किन्हें कहा जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स बनने के लिए आपको दो में से किसी भी एक बात को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। पहली चीज, या तो आपने वो सामान रीसेल के लिए खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मोबाइल डीलर हूं और मैंने मोबाइल फोन्स खरीदे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा काम है मोबाइल फोन्स बेचने का, यानी कि मैं रीसेल करने के लिए मोबाइल फोन खरीद रहा हूं, तो मेरे लिए ये गुड इंटरमीडिएट गुड होगा। या मान लेते हैं मैं एक बिल्डर हूं, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, तो वो बिल्डिंग मैं किस लिए खरीद रहा हूं? बेचने के लिए, तो मेरे लिए ये एक इंटरमीडिएट गुड होगा। दूसरी चीज, कभी कभी हम कुछ सामान ऐसा भी खरीदते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है, जिसको आप कहते हैं रॉ मटेरियल। जैसे मान लेते हैं एक मिठाई की दुकान है, उस मिठाई की दुकान वाले ने दूध खरीदा। अब वो दूध क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उस दूध से वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा, यानी कि मिठाई बनाएगा, तो उसके लिए वो मिल्क एक इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं बेसिकली इन दो में से कोई भी एक कैटेगरी को सेटिस्फाई करने पर मान लिए जाते हैं। अब एक छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने मिल्क खरीदा। अब सवाल ये आता है वो मिल्क फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड? तो हम इसका कोई भी स्ट्रेट आंसर नहीं बता सकते। अगर किसी व्यक्ति ने मिल्क खरीदा है तो हमें उसके एंड यूज को देखना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति एंड यूज कर रहा है उसको फॉर कंजम्पशन, तो हम कहेंगे ये कंज्यूमर गुड है, यानी कि फाइनल गुड है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उसको यूज कर रहा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसा मैंने मिठाई का एग्जांपल दिया था, तो उस केस में वो मिल्क माना जाएगा इंटरमीडिएट गुड। तो कोई भी पर्टिकुलर गुड हो सकता है फाइनल हो सकता है इंटरमीडिएट हो, वो डिपेंड करेगा उसके एंड यूज पर। इसके बाद एक आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पता होना चाहिए वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत सारे बच्चों को पता होगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं छोटे छोटे। एक को बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक को बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दोनों के मतलब समझ लेते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये है कि जब विदेशों से कुछ पैसा हमारे रेसिडेंट कमाकर इंडिया में ले आए तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसके विपरीत जब हमारे देश से कुछ पैसा बाहर चला जाता है, कुछ नॉन रेसिडेंट्स कमाकर अपने देश ले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन दोनों के ही डिफरेंस को, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। अब है इसके बाद बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम पर हमारे लिए वो सारे एग्रीगेट्स हैं जो नेशनल इनकम से रिलेटेड है, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को मैंने निकाला है और उनके मीनिंग को समझना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हमसे पूछ सकता है। जैसे इसमें सबसे पहली टर्म आती है जीडीपी एमपी।
यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसमें आपको ना दो चीजों पर फोकस करना है हमेशा, एक तो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस। तो देखिए बच्चों, हमारे देश के अंदर जितने भी गुड्स या सर्विसेज मान लेते हैं जो बने, उनकी जो फाइनल वैल्यू है, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी और जिसके अंदर हम मार्केट प्राइस जो लिया जाता है, तो हम उसे कहते हैं जीडीपी एमपी। अब आप डिफरेंस देखना अगले एग्रीगेट में, जो अगला एग्रीगेट है जीडीपी एफसी, उसमें क्या डिफरेंस होगा कि यहां पर भी हमारे देश में बने हुए जो टोटल गुड्स हैं उनकी वैल्यू ली जाएगी और डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड होगा, लेकिन वो वैल्यू मार्केट प्राइस नहीं होगी, वो वैल्यू होगी फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता ही होगा कि जो फैक्टर कॉस्ट होती है उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ते हैं, तब वो मार्केट प्राइस बनती है। तो यहां पर हमारे डब्बों की जो वैल्यू ली जा रही है वो उनकी कॉस्ट ली जा रही है, यानी कि लागत, बाजार का दाम नहीं। इसी तरह अगला एग्रीगेट है एनडीपी एट एमपी। अब ध्यान से डिफरेंस समझना, यहां पर भी हमारे देश में जो डब्बे बने, यानी कि जो आउटपुट है, उनकी वैल्यू को लिया जा रहा है, मार्केट वैल्यू को यानी मार्केट प्राइस को लिया जा रहा है, लेकिन यहां पर इस डब्बों की वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि उसको एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसीलिए इनको बोला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिमिलरली अगला एग्रीगेट एनडीपीएफसी, यानी कि फिर से हमारे देश में जो डब्बे बने उन डब्बों की वैल्यू ली जाएगी, लेकिन मार्केट प्राइस नहीं। कौन सी वैल्यू? फैक्टर कॉस्ट, लागत, और इस वैल्यू में डेप्रिसिएशन फिर से इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि उसको हटा दिया गया, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो इसको बोलते हैं एनडीपीएफसी। और मजेदार बात यह है, इसी को बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। इसी तरह बच्चों और भी एग्रीगेट्स होते हैं सेम मीनिंग पर, जीएनपी एमपी हो सकता है, सिमिलरली जीएनपी एफसी हो सकता है। तो सब में कॉन्सेप्ट वही चलेगा कि या तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, या उनकी वो मार्केट वैल्यू ले रहे हैं या फैक्टर कॉस्ट ले रहे हैं। अब एक एग्रीगेट और इंपॉर्टेंट है, आई होप वो सब बच्चों को पता होगा, उसका नाम है एनएनपीएफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारा नेशनल प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे, और उनकी फैक्टर कॉस्ट को ले रहे हैं, तो इसको बोला जाता है नेशनल इनकम। तो दो इनकम यहां पर निकल के सामने आती हैं, और दो वो कॉन्सेप्ट्स भी हैं। एक है डोमेस्टिक इनकम, वो डोमेस्टिक टेरिटरी पर बेस्ड है, और एक है नेशनल इनकम जो रेसिडेंटशिप के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर अभी देखते हैं। तो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बच्चों यहाँ पर दो तरह के रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स का चित्र ले लिया है। मान लेते हैं हरे रंग में जो आपको व्यक्ति नजर आ रहे हैं वो सब रेसिडेंट्स हैं, और जो लाल रंग में व्यक्ति नजर आ रहे हैं वो सब नॉन रेसिडेंट्स हैं। और ये जो टेरिटरी आप देख रहे हैं, ये मैंने एक आइडिया लेने के लिए बना लिया कि मान लेते हैं ये हमारी अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि कुछ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लाल और हरे रंग के लोग हैं जिन्होंने कुछ पैसे कमाए हैं, ये उनकी अर्निंग्स हैं, और कुछ हरे या लाल रंग के लोग ऐसे भी हैं जो टेरिटरी के बाहर हैं जिन्होंने कुछ पैसे कमाए हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि चलो बच्चों देश की डोमेस्टिक इनकम निकालो या देश की नेशनल इनकम निकालो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? बड़े ध्यान से सुनना, आप इसको चाहें तो बाद में वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम ये कहती है, वो एक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट होती है। तो जितने भी लोगों ने हमारी टेरिटरी में पैसा कमाया उन सबको अगर आप जोड़ लोगे तो वो होगी डोमेस्टिक इनकम। यानी कि डोमेस्टिक इनकम में कौन आदमी पैसे कमा रहा है ये इमैटेरियल है, चाहे वो हरे रंग का हो चाहे वो लाल रंग का हो। हमें सिंपल हर आदमी की इनकम जोड़नी है जो टेरिटरी के अंदर है, वो होगी डोमेस्टिक इनकम। और अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है, क्योंकि नेशनल इनकम रेसिडेंट पर बेस्ड होती है, तो हमें सारे हरे रंग के आदमियों की इनकम जोड़नी पड़ेगी। अब चाहे वो टेरिटरी के अंदर हो चाहे वो टेरिटरी के बाहर हो, यानी कि ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन 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 ग्रीन, यानी जितने भी ग्रीन कलर आपको बोर्ड पर नजर आ रहे हैं उन सारे ग्रीन कलर वाले लोगों की इनकम अगर आप जोड़ोगे तो वो आएगी नेशनल इनकम। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना। अब इसके बाद है बच्चों हमारा जो अगला चैप्टर, उसमें तो इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है कि हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो 3 मेथड्स हैं उन तीनों के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। 3 मेथड्स कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो वन बाय वन देख लेते हैं कि किसमें क्या है कहानी। वैल्यू एडेड मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस
तीनों सेक्टर का, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का, उन तीनों ग्रॉस वैल्यू एडेड्स को जोड़ने पर हमें मिल जाता है पूरे देश का जीडीपी एमपी। और उस जीडीपी एमपी में से माइनस करना है डेप्रिसिएशन, माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपका आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी, और उसमें ऐड करना है एनएफआईए, तो आपकी आ जाएगी नेशनल इनकम। तो ये एक छोटा सा है वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला। हाँ, इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए आपको ऑब्वियसली इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने चाहिए। बाकी दूसरा है इनकम मेथड, जिसमें हमें 4 कंपोनेंट्स मेनली जोड़ने हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जिसको मिलाकर कंबाइनली हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं, एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन चारों कंपोनेंट्स को जोड़ने पर हमें सीधी सीधी मिल जाती है डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी, जिसमें आपको ऐड करना है एनएफआईए, तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। और इसी तरह थर्ड आपको आखिरी एक्सपेंडिचर मेथड का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसमें हमें 4 कंपोनेंट जोड़ने हैं, पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इन 4 कंपोनेंट्स को जोड़कर मिलेगा जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी में हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन, माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा आएगा डोमेस्टिक इनकम, जिसमें ऐड करना है एनएफआईए, तो हमारी आ जाएगी नेशनल इनकम। तो बेसिकली ये तो 3 बेसिक आइडिया थे फॉर्मूलों के, लेकिन इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा न्यूमेरिकल्स की। अब इसके बाद है बच्चों हमारा अगला चैप्टर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे लिए कि मनी सप्लाई क्या होता है और उसका मेजर। तो बहुत ही छोटे से टॉपिक्स हैं। मनी सप्लाई का मतलब ये बेसिकली कि जो पब्लिक है उसके पास कितने करेंसी नोट्स या कॉइन्स हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस चीज को हम कह सकते हैं मनी सप्लाई, और ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। बाकी इसके अंदर जो मेजर्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। M1 मेजर जो होता है वो क्या क्या 3 कंपोनेंट्स लेता है। M1 के अंदर आते हैं करेंसी नोट्स या कॉइन्स जो भी हैं पब्लिक के पास, डिमांड डिपॉजिट्स जो भी हैं कमर्शियल बैंकों के पास, और अदर डिपॉजिट्स जो हैं आरबीआई के पास। तो इसको शॉर्ट में बोल देते हैं C प्लस DD प्लस OD। तो इन तीनों को जोड़कर बन जाता है M1। इसके बाद जो अगला चैप्टर है बैंकिंग, उसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, उनको आपको एग्जाम में अच्छे से करके जाना है। खासकर कमर्शियल बैंक, उसका जो फंक्शन है मेन, मनी क्रिएशन कैसे होता है, और सेंट्रल बैंक के जो अलग अलग फंक्शंस हैं उसमें क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कमर्शियल बैंक्स का जो मेन फंक्शन है और सेंट्रल बैंक का जो मेन फंक्शंस है उसके बारे में। तो बैंक्स जो होते हैं यानी कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके हमारे कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, जैसे लोगों से डिपॉजिट्स लेना या लोगों को लोन्स देना। इसके अलावा भी उनके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं कि किसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, बिल्स की डिस्काउंटिंग करनी है, या एजेंसी फंक्शंस वो अपने लोगों के लिए परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी मनी क्रिएशन कैसे करती है कमर्शियल बैंक, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपसे यही क्रेडिट क्रिएशन का पूछ सकता है। तो बेसिकली मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन है क्या? अगर कोई व्यक्ति एक बैंक में एक इनिशियल डिपॉजिट लेकर आता है तो बैंक एक प्रोसेस के जरिए उस पैसे को घुमा घुमा के काफी बड़ा एक क्रेडिट क्रिएट कर देती है या मनी क्रिएट कर देती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मनी क्रिएशन। तो आपको बस इसके बारे में ये पता होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लेते हैं 1000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट बैंक में आया, तो बैंक क्या करेगा, लीगल रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट मान लेते हैं 20% है, तो वो 200 रुपए अपने पास रखेगा और 800 रुपए किसी और आदमी को लोन के तौर पे दे देगा। अब यहाँ पर अजम्पशन ये होती है कि जिस आदमी को 800 रुपए मिले वो 800 रुपए में जो भी खर्चा करता है वो कहीं ना कहीं बैंक में ही वापस आता है, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन हम इसमें एज्यूम करते हैं बैंक के जरिए की जाती है। तो 800 रुपए जिस आदमी को लोन मिला और उसने वो 800 रुपए खर्च करे, तो सामने वाला व्यक्ति 800 रुपए अपने बैंक में ही डिपॉजिट करेगा। तो बैंक के पास एक 800 रुपए का नया डिपॉजिट आ गया। देन बैंक अगेन इस 800 रुपए का 20% यानी कि 160 लीगल रिजर्व रेशियो के तौर पे अपने पास अलग से निकाल के रखेगा और रिमेनिंग 640 को लोन के तौर पर दे देगा। ये प्रोसेस चलता रहता है टिल द टाइम जो इनिशियल डिपॉजिट है यानी 1000 वो हमारे लीगल रिजर्व रेशियो के टोटल 1000 के बराबर हो जाए। फिर ये प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन प्रोसेस के रुकने पर जब हम देखते हैं कि जो डिपॉजिट्स हैं उनका टोटल कितना हुआ, तो वो होता है 5000। यानी कि 1000 रुपए के इनिशियल डिपॉजिट को बैंक ने 5 गुना करके उसे 5000 के टोटल डिपॉजिट में बदल दिया। अब ये 5 गुना हम निकाल कैसे सकते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों मनी मल्टीप्लायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है 1/LRR। LRR यानी कि 20%। तो अगर आप 1 से 20% को भाग दोगे यानी कि 1/0.2, तो आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। तो इस तरह से बैंक जो है वो मनी को क्रिएट करता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक।
सेंट्रल बैंक के बच्चों बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे कि इसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं, इसे इशूअर ऑफ करेंसी बोलते हैं। ये एक सबसे बड़ी मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी कि ये गवर्न करता है, सुपरवाइज करता है सारे कमर्शियल बैंकों को। इसके अलावा ये बैंकर टू द गवर्नमेंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं आरबीआई के। इसमें से आपसे किसी भी फंक्शन के बारे में पूछ सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको ध्यान रखना है वो है क्रेडिट कंट्रोल का। क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन वो है आरबीआई का जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, जिसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स के जरिए आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है कीन्स थ्योरी का, उसमें हमें 4 टॉपिक्स के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। पहला है कंजम्पशन, उससे रिलेटेड टॉपिक, दूसरा है सेविंग्स, उससे रिलेटेड टॉपिक, तीसरे है डेरिवेशंस और चौथा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो एक बार वन बाय वन इन चारों को हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। तो पहले अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन की बात करूं तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि जिस व्यक्ति की जितनी इनकम होती है वो उस हिसाब से खर्चा करता है। अब इसमें बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 0 है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसका कंजम्पशन भी 0 होगा, नहीं, उसका कोई ना कोई मिनिमम कंजम्पशन जरूर होता है 0 इनकम पर भी, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसका कंजम्पशन भी कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहता है। तो उस हिसाब से ये हमारा शेड्यूल बन जाता है। इसी तरह कंजम्पशन जो है, अगर आप इस बड़े शेड्यूल में देखेंगे तो कंजम्पशन 0 इनकम पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू अवश्य आपको दिखा रहा होता है, यानी कि आप बेसिक मिनिमम तो अपने लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे ही, और उसके बाद कंजम्पशन आपका एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। अगर हम इसको कंजम्पशन कर्व को बनाना चाहें तो कंजम्पशन कर्व आपको कुछ कुछ यहाँ पर जो नीले रंग से बना हुआ है वैसा नजर आएगा। फिलहाल आप उस पर फोकस कर सकते हैं, यानी कि इसको 0 से नहीं शुरू करते, 0 के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये कांस्टेंट रेट से लगातार बढ़ता रहता है। तो दैट इज कंजम्पशन। फिर इसमें कंजम्पशन से रिलेटेड 2 टॉपिक्स हैं। एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला है C यानी कंजम्पशन अपॉन इनकम यानी कि Y। कंजम्पशन अपॉन इनकम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 से बड़ा आएगा यानी कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 से बड़ा यानी कि इन्फिनिटी तक कितना भी आ सकता है, क्योंकि कंजम्पशन की वैल्यू इनकम से बड़ी हो सकती है, तो इसीलिए आंसर भी 1 से बड़ा आ सकता है। लेकिन कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए एपीसी का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो आप इस शेड्यूल में देख सकते हैं किस प्रकार से इनकम दे रखी है, किस प्रकार से कंजम्पशन दे रखा है, तो आप एपीसी की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। तो एपीसी 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन हाँ 0 या नेगेटिव नहीं होगा। तो ये बेसिकली एपीसी की अलग अलग वैल्यूज हैं जो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें होता है एमपीसी, जिसमें फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ये एक तरह से कंजम्पशन कर्व का स्लोप है, क्योंकि यहां पर हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही हमेशा लाई करेगी, यानी नेगेटिव होगी नहीं और 1 से बड़ी होगी नहीं। तो ये है आपका एमपीसी। अब आता है बच्चों इसके बाद सेविंग्स फंक्शन। तो जिस प्रकार से आपने कंजम्पशन फंक्शन देखा था उसी तरह से होती है सेविंग। सेविंग बेसिकली जो हमारी इनकम है उसमें से खर्च करने के बाद जो हमारा बच गया उसे सेविंग कह सकते हैं। तो सेविंग भी इनकम का ही फंक्शन होता है, यानी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारी इनकम थी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल पर जो कंजम्पशन था, तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके हमें अपनी सेविंग्स की वैल्यू का पता लगता है। तो शुरू शुरू में सेविंग्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी जिसे हम डिससेविंग्स कह सकते हैं। उसका कारण ये क्योंकि अगर हमारी इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है तो दैट मीन्स हम अपनी पुरानी सेविंग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए सेविंग्स जो है वो नेगेटिव भी होती है, 0 भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। अब इसी सेविंग्स के कॉन्सेप्ट से 2 बातें बन जाती हैं, अभी देखते हैं। पहले तो सेविंग्स कर्व आप देख सकते हैं, सेविंग्स कर्व नेगेटिव से शुरू होता है जैसा कि आप यहां से देख रहे हैं नीचे से, और उसके बाद वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। हाँ, जहां पर सेविंग 0 हो उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जैसा कि आपको यहां पर चित्र पर मार्क करके दिखा रखा है। और ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर भी होंगे। तो ये बेसिकली सेविंग्स हो गया और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पर पहला सेविंग्स का कॉन्सेप्ट बनता है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सिंपल फॉर्मूला सेविंग अपॉन इनकम। अब सेविंग क्योंकि नेगेटिव भी हो सकती है तो आंसर भी नेगेटिव हो सकता है, सेविंग जो है वो 0 भी हो सकती है तो आंसर 0 भी हो सकता है। तो इसमें कुछ भी आंसर आपका हो सकता है आमतौर पर। बाकी अगर आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखें
तो इनकम है, सेविंग है, और उससे किस तरह से एपीएस की वैल्यू निकाली गई है, वेरी सिंपल। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें होता है वो होता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसका फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब क्योंकि इसमें डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई फॉर्मूला है, तो ये सेविंग्स कर्व का स्लोप है और इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और आखिरी टॉपिक जो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, जिसको बोलते हैं के। इसको निकालने के बच्चों बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, और इसको दूसरे फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है 1/1 माइनस एमपीसी। बाकी जो बच्चे जानते हैं सबको पता ही होगा, मैं मान के चल रहा हूं। तीसरा भी इसका फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी जो होता है वो अपने आप में होता है एमपीएस, क्योंकि प्रॉपर्टी है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला और भी है 1 एमपीएस। तो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के एक तो न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाकी इसकी वर्किंग भी आपसे पूछ सकता है, जो बिल्कुल क्रेडिट क्रिएशन की तरह ही सेम है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको बस सिंबल्स को अलग करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो बच्चों अगले 2 चैप्टर्स हैं उसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कीज थ्योरी में, एक तो है हमारे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम्स, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और इसी से निकल कर आते हैं जो हमारे टॉपिक्स एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड या मेजर्स टू करेक्ट देम। तो एक बार हम एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड देखेंगे, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारे ये डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप या मेजर्स टू करेक्ट ये सब कवर हो जाएंगे। तो एग्जाम के लिए आप इन सारे टॉपिक्स पर अच्छे से जरूर फोकस करना। तो एक्सेस डिमांड किसे कहेंगे? एक्सेस डिमांड बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आपका एडी ज्यादा होता है एएस से, तो उस लेवल को कह देते हैं एक्सेस डिमांड। इसी तरह डेफिशिएंट डिमांड कब हो जाएगी? कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी कम है एएस से, तो उसको बोल देंगे डेफिशिएंट डिमांड। अब एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के डायग्राम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हीं डायग्राम्स के अंदर आपको इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, और उसी से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मेजर्स बताइए डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के, जो बेसिकली गवर्नमेंट बजट से भी लिंक करते हैं और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से भी लिंक करते हैं। जैसे आपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में जो क्रेडिट कंट्रोल वाले फंक्शंस पढ़े थे, वो सारे इसके अंदर सेम यूज होते हैं। उसके बाद जो अगला चैप्टर है बच्चों गवर्नमेंट बजट, वो बहुत ही छोटा चैप्टर है। उसमें मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो वैसे तो सब कुछ ही है, लेकिन फिर भी ज्यादा फोकस अगर आपको करना है तो एक तो ऑब्जेक्टिव्स और जितने भी गवर्नमेंट डेफिसिट हैं उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स या बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत ही सिंपल हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट का मोटिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट का मोटिव है टैक्स कलेक्ट करना, गवर्नमेंट का मोटिव है आप कह सकते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज या पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के वो आपको पता होने चाहिए। उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी इसके अलावा डेफिसिट जो है उस पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला है कि रेवेन्यू खर्चे ज्यादा हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मोर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स लेस, तो यही फॉर्मूला बन जाता है। दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो वो होता है फिस्कल डेफिसिट। और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट, जो इसी से बनता है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो भी हमने लास्ट ईयर लोन लिया है उस पर पे करा, तो ये होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो तीनों प्रकार के डेफिसिट, थोड़ा सा इनके इम्प्लीकेशंस अच्छे से जरूर पढ़ के जाना, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के, ये इन दोनों मेन टॉपिक्स पर आप ज्यादा फोकस करना। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज का, इस फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक के अंदर वैसे तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप 2-3 बातों के बारे में जरूर पढ़ के जाना। एक तो जो फॉरेन एक्सचेंज में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेशन होता है, आपसे वो पूछ सकता है। और थोड़ा सा मार्केट के उतार चढ़ाव, यानी कि डिमांड सप्लाई कैसे चेंज हो सकती है, उससे रिलेटेड टॉपिक आपसे पूछ सकता है। तो 2 चीजें इसमें आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी बहुत सिंपल है। फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बेसिकली ऐसा होता है जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, और जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई है उनके इंटरसेक्शन से ही अपने आप रेट डिटरमाइन हो जाता है। तो इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिर आता है अगला जो इसी का सब चैप्टर कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले टॉपिक के अंदर आपको बीओटी और बीओपी का डिफरेंस, करंट अकाउंट का डेफिसिट या बीओपी का डेफिसिट क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट एकोमोडेटिंग या ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होती है, इनको अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना। तो अगर आपको बीओपी का ब्रीफ याद हो
तो बीओपी के अंदर आपको ये तो पता ही है कि बीओपी एक वाइडर एस्पेक्ट होता है, बीओटी थोड़ा सा छोटा होता है। बीओटी में हम खाली गुड्स लेते हैं, बीओपी में हम सारी चीजें लेते हैं। बीओटी जो है वो पार्ट होता है, लेकिन कैपिटल ट्रांसफर इसमें इंक्लूड नहीं होते। बीओपी में कैपिटल ट्रांसफर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो बीओटी और बीओपी का एक डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो एक तो आप इसको अच्छे से कर लेना। दूसरा आपसे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस या एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछ सकता है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस अगर आपको पता हो, ये प्रॉफिट के मोटिव के लिए होती हैं, और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं बीओपी के डेफिसिट को कवर करने के लिए। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट कहीं पर भी हो सकती हैं। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो है वो कैपिटल अकाउंट में ही होती हैं। इन्हें बोलते हैं अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस, इन्हें बोलते हैं बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस। तो इसका डिफरेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपसे पूछ सकता है करंट अकाउंट का सरप्लस या डेफिसिट कब हो सकता है या क्या होता है, तो उसके लिए आपको बीओपी के जो कंपोनेंट्स मैंने पढ़ाए हैं वो पता होने चाहिए। रिसिप्ट साइड अगर कम पड़ जाएगी, पेमेंट ज्यादा हो जाएंगे तो डेफिसिट, रिसिप्ट ज्यादा होंगी, पेमेंट्स कम होंगे तो सरप्लस। तो इस तरह से आप बीओपी के सरप्लस और डेफिसिट के बारे में भी एक बार जरूर पढ़ के जाना। तो बेसिकली बच्चों कुल मिलाकर ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, और मैंने कोशिश करी है कि जल्दी से एक ब्रीफ आइडिया दिया है इसमें ऑब्वियसली आपको। और आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं इस बुकलेट से तो मैंने इसको शेयर भी कर दिया है। इसमें आपको और भी डिटेल्स दी गई हैं, जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें बोली हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको ले सकते हैं, या आरकेजी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल टैब पर भी आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। बाकी बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा आपके साथ, तब तक अपना रिवीजन और अपनी अच्छी तैयारी करते रहना। और बाकी फिर मैं अपने साथ आपको जब सारा रिवीजन करवाऊंगा तो हम फुल सिलेबस अच्छे से कवर कर लेंगे और अपने इकोनॉमिक्स की एग्जाम की तैयारी करेंगे टारगेट 100 on 100 के लिए। ऑल द बेस्ट।